जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग डेज और इम्पोर्टेंट थीम्स देखेंगे जुलाई 2025 की। और जितनी भी स्कीम्स हैं थीम से रिलेटेड उसको भी इंटीग्रेट करके चलेंगे, ताकि डेज और थीम्स के साथ हम लोग स्कीम्स ही पढ़ते चलें कि कौन कौन से स्कीम्स रिलेवेंट हैं पर्टिकुलर थीम्स के साथ। शुरुआत करेंगे 1 जुलाई 2025 से। तो इस दिन चार चीज़ों को मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल पोस्टल वर्कर डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे और जीएसटी डे। सबसे पहले आते हैं नेशनल पोस्टल वर्कर डे पे। तो पोस्टल वर्कर कौन होते हैं? जनरली वो होते हैं जो हमारे यहाँ पोस्ट डिलीवर करते हैं ना। डाकिया जो होते हैं, डाक लाते हैं, वो क्या करते हैं? वो डाक को, पोस्ट को डिलीवर करते हैं। तो आप यहाँ से ये याद रखिएगा, पोस्टल वर्कर की जो थीम है वो डिलीवरी से संबंधित है, इनोवेटिंग डिलीवरी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो इनोवेटिंग डिलीवरी, ऑनरिंग द पोस्टल वर्कर्स इन द डिजिटल एज जो है नेशनल पोस्टल वर्कर की डे की थीम है। फिर आते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे पे। तो इस बार की कोई थीम नहीं है, बस 77th फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया जा रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का, आईसीएआई का। फिर आते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे पे। तो डॉक्टर्स डे की जो थीम है वो है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। ठीक है, तो आपने देखा होगा डॉक्टर्स को जब भी कोई सर्जरी परफॉर्म करते हैं, कुछ भी बड़ी चीज करते हैं, तो वो हमेशा मास्क पुट ऑन करे रहते हैं ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे आप लिंक कर सकते हैं कि डॉक्टर्स डे की थीम क्या है? मास्क से संबंधित है। तो बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स, ये इस बार की थीम है। आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, आप हल्का फुल्का अपना समझ से ऑप्शन लगा के एकदम ठीक आंसर कर सकते हैं, एक्यूरेट आंसर कर सकते हैं। अगर आपको ये याद रहेगा कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर हमेशा मास्क पुट ऑन किए रहते हैं वाइल परफॉर्मिंग सम हाई एंड सर्जरी। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, बिहाइंड द मास्क जो है हु हील्स द हीलर्स, ये नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम है। फिर आते हैं जीएसटी डे पे। तो जीएसटी डे क्या है? इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सिंप्लीफाइंग टैक्सेस एम्पावरिंग सिटीजन्स। तो अभी हमने देखा था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होते हैं जीएसटी में, उनमें 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं, 5 टैक्स स्लैब्स होते हैं, जिससे कई बार बहुत परेशानियां होती है ना। तो इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए इस बार की थीम है सिंप्लीफाइंग टैक्सेस एम्पावरिंग सिटीजन्स। अब जीएसटी के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, कैसे इवॉल्व हुआ, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए, और ये सारे पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जीएसटी की एवोल्यूशन की चर्चा करते हैं। तो 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रपोज किया था जीएसटी के लिए एक कमेटी, और इस कमेटी के जो टास्क फोर्स थी उसके हेड थे विजय एल केलकर जी, जिन्होंने सजेस्ट किया था जीएसटी, ताकि इंडिया का टैक्स सिस्टम इंप्रूव हो सके और सिंप्लीफाई हो सके। फिर 2014 में कॉन्स्टिट्यूशन बिल आया था, जिसको जाना जाता है 102nd अमेंडमेंट बिल के नाम से, इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में। फिर 2015 में ये बिल पास हुआ था लोकसभा में। फिर 2016 में ये बिल पास हुआ था राज्यसभा में, और प्रेसिडेंशियल एसेंट मिली थी इस बिल को, और एक्ट बना था 8 सितंबर 2016 को। तो 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये बना था 2016 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 101 या 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया था इंडिया में। फिर 12 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ था, और जीएसटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट भी स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या थे? तो आर्टिकल 279 ए में जीएसटी काउंसिल को बताया गया था एज ए एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी। तो जो भी सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी थी वो आर्टिकल 279 के अंदर जीएसटी काउंसिल के नाम से गठन किया गया था। अब इसका चेयरपर्सन कौन होता है? तो जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। तो करेंटली अभी निर्मला सीतारमन जी हैं, तो इस समय जीएसटी काउंसिल की जो हेड है, चेयरपर्सन है, वो निर्मला सीतारमन जी हैं। मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? तो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस या रेवेन्यू होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हर स्टेट के जो फाइनेंस या टैक्सेशन मिनिस्टर होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है तो वहां पे गवर्नर नॉमिनेटेड पर्सन इन जीएसटी मीटिंग्स को अटेंड करेगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। एक्टिव टैक्स पेयर्स की बात करें तो 30 अप्रैल 2025 तक 1.1 करोड़ जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं इंडिया में। की डिसीजन जो लिए गए हैं जीएसटी काउंसिल द्वारा वो है ई वे बिल, जहां पे ट्रांसपोर्ट अगर गुड्स को किया जा रहा है 50,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू को, तो ई वे बिल लगाना होता है। ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दी गई थी जीएसटी काउंसिल द्वारा, अगर कोई भी टर्नओवर जो होता है वो 5 करोड़ से ज्यादा का होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट की डिसीजन थे जीएसटी काउंसिल के। 2 जुलाई पे आते हैं। 2 जुलाई 2025 को ऑब्जर्व किया जाता है 2 दिन। एक तो यूएफओ डे ऑब्जर्व किया जाता है, और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो यूएफओ डे क्या है? अनवांटेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। इस बार की थीम थी सर्चिंग द स्काईज क्वेश्चनिंग द साइलेंस। अब जो अनवांटेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कभी कभी दिखते रहते हैं, हम लोग देखे होंगे रील्स में या शॉर्ट्स में, आप देखते होंगे कि कभी अतरंगी चीजें उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं आकाश में, तो आकाश में दिखाई देती है ना, तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं सर्चिंग द स्काईज क्वेश्चनिंग द साइलेंस, इस बार की थीम है यूएफओ की। फिर आते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे पे। तो इनका जो
थीम रखा गया है इस बार का चैंपियनिंग फेयर प्ले। जो भी स्पोर्ट्स होगा वो फेयर प्ले से खेला जाएगा, है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स होते हैं वो हमेशा फेयर प्लेड होते हैं, हमेशा, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में हम अपने याद करने के कॉन्टेक्स्ट में इसको ऐसे याद कर सकते हैं। रिपोर्टिंग विद इंटेग्रिटी एंड इम्पैक्ट इस बार की थीम है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की, चैंपियनिंग फेयर प्ले, रिपोर्टिंग विद इंटेग्रिटी एंड इम्पैक्ट। फिर आते हैं 3 जुलाई 2025 में, जहां पे सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। ठीक है, ये रेस करता है अवेयरनेस अबाउट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार कोई थीम नहीं है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे की। फिर आते हैं 5 जुलाई 2025 में, सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार की जो थीम है वो है कोऑपरेटिव्स ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, कोऑपरेटिव्स ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। जो 2025 है, इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है, और इस बार की थीम है कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, मतलब ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव की थीम है और ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे की थीम है जो कि लंबी सी है, कोऑपरेटिव्स ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव की थीम अलग है और इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स की थीम अलग है। ठीक है, अब आते हैं यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी के ऊपर। उन्होंने क्या किया है कोऑपरेटिव्स डे के दिन, तो उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है इंडिया की पहली नेशनल लेवल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी आनंद, गुजरात में। ठीक है, तो ये भी करंट अफेयर का एक फैक्ट है कि त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की जो स्थापना रखी गई है, नींव रखी गई है, वो आनंद, गुजरात में रखी गई है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन है। ठीक है, फिर आते हैं 6 जुलाई 2025 में, तो इस बार पहली बार 6 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे। ठीक है, वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे पहली बार मनाया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो इस बार की थीम है रूरल एम्पावरमेंट ग्लोबल इम्पैक्ट। ठीक है, याद रखिएगा रूरल एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट अगर रूरल एरिया का किया जाए तो उससे ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस बार की थीम है वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे की, जो कि पहली बार मनाया गया है। ठीक है, इसको 6 सितंबर 2024 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, जिसको इनिशिएट किया गया था बांग्लादेश द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ पे आप स्टार्ट मार्क कर लीजिए ऐसे कि ये जो इनिशिएशन है इस रेजोल्यूशन का, वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे के लिए जो रेजोल्यूशन इनिशिएट किया गया था वो बांग्लादेश द्वारा इनिशिएट किया गया था। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहीं पे सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक स्टैब्लिश किया गया था 1979 में। तो इसका हेडक्वार्टर्स ढाका बांग्लादेश में है। ठीक है, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर पी चंद्रशेखर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि पहली बार वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे ऑब्जर्व किया गया है 6 जुलाई को। इस दिवस को मनाने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया था 6 सितंबर 2024 को बांग्लादेश द्वारा कि 6 जुलाई को हर वर्ष वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे ऑब्जर्व किया जाए। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि इनके यहाँ सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक है, तो इससे इनको काफ़ी मदद मिलेगी, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1979 में। ठीक है, हेडक्वार्टर्स है ढाका बांग्लादेश। अब बढ़ते हैं दूसरे डे की तरफ, तो वर्ल्ड जूनोसिस डे भी ऑब्जर्व किया जाता है 6 जुलाई को 2025 को ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, अवेयरनेस फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए कि जूनोटिक डिजीजेस कैसे स्प्रेड होती हैं, दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। ठीक है, अब इससे रिलेटेड स्कीम देख लेते हैं। तो नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च किया गया था 2019 में, जो कि फोकस करता है ऑन प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग एनिमल डिजीजेस, जैसे कि ब्रुसेलोसिस हो गए, फुट एंड माउथ डिजीज हो गया। ठीक है, ब्रुसेलोसिस और फुट एंड माउथ डिजीज जो है, इनको कंट्रोल करने के लिए और भी कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था 2019 में, और इसके बाद नेशनल वन हेल्थ मिशन चलाया गया था 2022 में। तो ये इससे संबंधित स्कीम है। आते हैं 7 जुलाई 2025 पे, तो 7 जुलाई 2025 को 3 दिन मनाए जाते हैं। पहला दिन होता है ग्लोबल फॉरगिवनेस डे का, और इस बार की थीम है प्रमोट हीलिंग पीस एंड रिकंसिलिएशन थ्रू फॉरगिवनेस। ठीक है, फॉरगिवनेस से क्या होगा, हील होंगे आप, पीस आएगी, मतलब शांति स्थापित होगी किसी को माफ कर देने से, रिकंसिलिएशन होगा थ्रू फॉरगिवनेस। तो आप ये याद रखिएगा ना, 7 जुलाई को ग्लोबल फॉरगिवनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरा डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 7 जुलाई को, वो है वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे, और इस बार की थीम है द बायो E3 वे। बायो E3 वे इस बार की थीम है वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे की, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है 7 जुलाई को। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड पे, तो वर्ल्ड किशवाहली लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, किशवाहली जो है अफ्रीकन लैंग्वेज है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है 7 जुलाई 2025 को, और इस बार की थीम है किशवाहली
अ ब्रिज फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इंटरकल्चरल डायलॉग। ठीक है, अ ब्रिज फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी, तो लैंग्वेज से क्या होता है, लैंग्वेज से कल्चरल डाइवर्सिटी जो है ये ब्रिज होती है। अभी आपने देखा होगा कितना ज़्यादा लैंग्वेज वॉर चला हुआ है, जो कि ठीक बात नहीं है। हर तरीके के लोग हैं इंडिया में, हर एक समाज के हर एक वर्ग के लोग हैं। हर कोई इंग्लिश नहीं बोल सकता, हर कोई हिंदी नहीं बोल सकता, हर कोई बंगाली नहीं बोल सकता, लेकिन हर कोई हिंदुस्तानी वाली भाषा बोल सकते हैं ना। तो हिंदुस्तानी वाली भाषा सबको बोलनी चाहिए, चाहे वो मराठी में बोलें, चाहे तेलुगु में बोलें, पर हिंदुस्तान जो है इंटीग्रेटेड रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज वॉर्स में ही बताइए बटे पड़े हैं। ये कोई मतलब ये भी कोई इशू है डिवीजन क्रिएट करने का सोसाइटी में, कि वो दूसरी भाषा बोलते हैं। अरे हमारे बाबा जी इंग्लिश नहीं बोल पाते थे तो क्या हम उनसे लड़ने लगे? ऐसा नहीं है। हमारे नाना जी उर्दू बोलते हैं तो क्या हम उनसे लड़ने लगे कि आप उर्दू क्यों बोल रहे हैं, आप हिंदी बोलिए, संस्कृत बोलिए, क्लिष्ट संस्कृत बोलिए? ऐसा तो नहीं है ना। तो हर एक चीज़ों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इंडिया एज अ कंट्री जो है बहुत डाइवर्स है, और बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे रंग है, हर एक रंग को सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया। तो यहाँ पे वर्ल्ड किशवाहली लैंग्वेज डे पे हम लोग बात कर रहे थे। तो किशवाहली जो है ये अफ्रीकन लैंग्वेज है, और इस बार की थीम है अ ब्रिज फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इंटर कल्चरल डायलॉग। 10 जुलाई 2025 पे आते हैं, तो यहाँ पे 2 दिवस मनाए जाते हैं। पहला दिवस जो मनाया जाता है वो है ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे का, जिसकी थीम है इस बार की प्रमोट क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिड्यूस फॉसिल फ्यूल रिलायंस। और सेकंड जो डे है वो है नेशनल फिश फार्मर्स डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसके बारे में कुछ जानकारी करते हैं और इससे संबंधित जितनी भी स्कीम्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नेशनल फिश फार्मर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 10 जुलाई को, हमने ये देखा। और किस लिए किया जाता है? ये ऑनर करता है एक्वाकल्चर पायनियर्स, एक्वाकल्चर साइंटिस्ट थे डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर के.एच. अली कूनी, जिन्होंने 1957 में ब्रीडिंग इंट्रोड्यूस की थी, फिश ब्रीडिंग। ठीक है, फिश ब्रीडिंग इंट्रोड्यूस की थी 1957 में। उनके इस डेवलपमेंट के लिए डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर के.एच. अली कूनी को क्या किया गया है? इनको ऑनर किया गया है नेशनल फिश फार्मर्स डे के रूप में ऑब्जर्व करके। जुलाई 10 जो है ये मार्क करता है ऑब्जर्वेंस ऑफ 25th नेशनल फिश फार्मर डे। ठीक है, तो 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है, 25वीं ऑब्जर्वेंस हो रही है नेशनल फिश फार्मर्स डे की 10 जुलाई 2025 को। अब इस दिन क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं? तो इस दिन क्या हुआ है, जुलाई 10 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने सेलिब्रेट किया है नेशनल फिश फार्मर्स डे। कहाँ पे? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर इन भुवनेश्वर, उड़ीसा। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है, आपको बताना होगा, एग्जाम में कई कई बार पूछता है आपसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे स्टैब्लिश की गई है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जो है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, जहां पे नेशनल फिश फार्मर्स डे का सेलिब्रेशन किया गया था 10 जुलाई 2025 को। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग नेशनल फिश फार्मर्स डे पे जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स आई हैं उनको देखेंगे। अब हम यहाँ पे नेशनल फिश फार्मिंग को लेकर जो भी इनिशिएटिव लिए गए हैं इंडिया में देख लेते हैं। तो 2006-2007 में नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड स्टैब्लिश किया गया था। किसके लिए? फिश प्रोडक्शन, मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करने के लिए ये स्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा। फिर 2008 में शुरू किया गया था फिशरीज कॉम्पोनेंट राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा, जहाँ पे स्टेट्स जो है प्रोवाइड करते थे सपोर्ट फॉर फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, एक्सटेंशन एंड इनपुट सप्लाई। ठीक है, तो ये 2008 में किया गया था। फिर 2015 में ब्लू रिवोल्यूशन आया था। ब्लू रिवोल्यूशन जिसका फुल फॉर्म था, मतलब फुल फॉर्म क्या था, जिसका एक तरीके का पूरी टैगलाइन थी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज। ये लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग द्वारा। ये एक अम्ब्रेला स्कीम थी जिसमें सब कंपोनेंट्स थे, जैसे कि एक्वाकल्चर, इनलैंड फिशरी, डीप सी फिशिंग और फिश फार्मर वेलफेयर। और ये फोकस करते हैं प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड लाइवलीहुड्स पे। तो ये 2015 में ब्लू रिवोल्यूशन लॉन्च किया गया था। फिर आते हैं 2017 में। तो 2017 में फॉर्म किया गया था एक फंड जिसका नाम था फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसमें 7,522 करोड़ रुपए दिए गए थे ताकि फिशिंग हार्बर्स को डेवलप किया जा सके, लैंडिंग सेंटर्स को डेवलप किया जा सके, एक्वाकल्चर यूनिट्स को बनाया जा सके, कोल्ड चेन, हैचरीज एक्सेट्रा को डेवलप किया जा सके। तो ये जो फंड बना था ये 2017 में बनाया गया था। फिर 2019-20 में आई थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो कि फ्लैगशिप स्कीम थी, जिसका 20,000 करोड़ का बजट था। ठीक है, 20,000 करोड़ का बजट था
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का। इसमें क्या बोला गया था, इसमें एम किया गया था कि डबल किया जा सके फिश एक्सपोर्ट्स को, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रिड्यूस किया जा सके और ऑर्नामेंटल फिशरीज को भी प्रमोट किया जा सके विद मारीकल्चर एंड फिश फार्मर्स कोऑपरेटिव्स। तो ये आया था 2019-20 में। फिर 2020 में किसान क्रेडिट कार्ड को एक्सटेंड कर दिया गया था फिश फार्मर्स के लिए, ठीक है, जहां पे शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल और क्रेडिट प्राप्त हो सकते थे फिश फार्मर्स को एट अ कंसेशनल रेट। याद रखिएगा, क्रेडिट किसान कार्ड जो है ये शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन्स प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये कवर करता है इनलैंड एंड मरीन फिश फार्मर्स। फिर आते हैं 2020 में ही प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना भी लॉन्च की गई थी, जहां पे स्मॉल फिश फार्मर्स को एम्पावर करने की बात करी गई थी। फिर 2021 में ई गोपाल और मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप आए थे और 22-23 में मतलब 2023-24 में डिजिटल फिशरीज मिशन को लॉन्च किया गया था, ठीक है। यहाँ पे फिश फार्मर्स जो थे उनका डेटाबेस जो था वो डिजिटाइज किया गया था, ई मार्केट प्लेस को लॉन्च किया गया था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये पूरी बात हो गई नेशनल फिश डेवलपमेंट की इंडिया में। फिर आते हैं 11 जुलाई 2025 में। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व की जाती है 11 जुलाई 2025 को, और इस बार की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है, याद रखिएगा, एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट फैमिलीज, ठीक है, एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड, ठीक है। तो पॉपुलेशन कैसे बनेगी भैया, जब फैमिली होगी तब पॉपुलेशन बनेगी, यंग पीपल जब फैमिली बनाएंगे तो पॉपुलेशन बनेगी, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, यंग पीपल टू क्रिएट फैमिलीज, ये ऐसे रिलेट कर सकते हैं ना। तो 2025 जो है 11 जुलाई, ये मार्क करता है 31st एनिवर्सरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसको लॉन्च किया गया था 1994 में, जिसको जाना जाता है कायरो कॉन्सेंसस के नाम से, ठीक है। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट कायरो इजिप्ट में 1994 में ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोग्राम ऑफ एक्शन को अडॉप्ट किया गया था। तो याद रखना है हल्का सा, कायरो कंसेंसस किससे रिलेटेड है, तो ये पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और 2025 11 जुलाई जो है ये 31st एनिवर्सरी होती है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट की। फिर आते हैं वर्ल्ड हॉर्स डे पे। तो पहली बार 11 जुलाई को इसी साल मनाया गया है वर्ल्ड हॉर्स डे, घोड़ा दिवस, ठीक है। तो घोड़ा की क्या थीम रही है वर्ल्ड हॉर्स डे की, ऑनरिंग ह्यूमैनिटीज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट लॉयल कंपेनियन। लोग कुत्ते को बोलते हैं लॉयल कंपेनियन, हमको तो घोड़े ही ज़्यादा लगते हैं कि लॉयल कंपेनियन होते हैं ना। खैर अलग अलग नज़रिया है, सारे लोग ही अच्छे हैं, सारे ही अपने हैं, सारे ही कंपेनियनशिप ढूंढते हैं और मिल भी जाता है लोगों को, है ना। तो यहाँ पे वर्ल्ड हॉर्स डे जो है इसकी थीम है ऑनरिंग ह्यूमैनिटीज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट लॉयल कंपेनियन, ठीक है। और पहली बार इसी साल 2025 में 11 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड हॉर्स डे। अब वर्ल्ड हॉर्स डे मनाने के लिए भी एक रेजोल्यूशन लॉन्च किया गया था, इनिशिएट किया गया था मंगोलिया द्वारा, ठीक है। अभी हमने देखा था रूरल डेवलपमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए जो रेजोल्यूशन इनिशिएट किया गया था वो किया गया था बांग्लादेश द्वारा, और वर्ल्ड हॉर्स डे को ऑब्जर्व करने के लिए जो इनिशिएट किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन, वो मंगोलिया ने इनिशिएट किया था, ठीक है। तो ईपीएफओ के पेपर में शायद 2023 के पेपर में पूछा गया था, ऐसे ही संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो डे है इसको किसने इनिशिएट किया था ताकि ये डे को ऑब्जर्व किया जाए एज पर्टिकुलर डे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वर्ल्ड हॉर्स डे देख लिया। अब आते हैं 11 जुलाई को ही वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर भी ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार की थीम है प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर में प्रोग्रेस तो हुई है लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है, ये होता है इसका मतलब पूरा। तो प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स, ये इस बार की थीम है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की। फिर आते हैं 12 जुलाई 2025 पे। तो यहाँ पे भी 4 दिवस हैं। सबसे पहले मनाया जाता है वर्ल्ड पेपर बैग डे। पेपर बैग डे की थीम क्या है, सस्टेनेबल चॉइसेस फॉर ग्रीनर फ्यूचर। तो जो पेपर बैग होते हैं ये सस्टेनेबल चॉइस होते हैं कंपेयर्ड विद प्लास्टिक बैग्स, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, पेपर बैग क्या होते हैं, ये सस्टेनेबल चॉइस होती है। तो यही थीम है इस बार की, सस्टेनेबल चॉइसेस फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं, 12 जुलाई 2025 को इंटरनेशनल मलाला डे ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार की थीम है एम्पावर गर्ल्स थ्रू एजुकेशन, ठीक है। एम्पावर गर्ल्स थ्रू एजुकेशन, द फ्यूचर बिगिंस टुडे, इस बार की थीम है इंटरनेशनल मलाला दिवस की, ठीक है, इंटरनेशनल मलाला डे की। अक्टूबर 2014 में मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी जो कि इंडिया के चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं, इनको जॉइंटली अवार्ड किया गया था नोबेल पीस प्राइज 2014 में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। कुछ बुक्स देख लेते हैं मलाला जी द्वारा। तो इन्होंने
इन्होंने लिखी है आई एम मलाला, ये 2013 में आई थी। फिर इन्होंने 2019 में किताब लिखी थी वी आर डिस्प्लेस्ड, और 2023 में की किताब थी मलाला स्पीक्स आउट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं इनसे संबंधित, आप एक बार देख सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट डे पे, तो इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स को ऑब्जर्व किया जाता है 12 जुलाई 2025 को। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूएन डिकेड ऑफ एक्शन मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है 2025 से 2034 तक एज यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ एक्शन जो है ये डे ऑफ कॉम्बैटिंग ये यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स के लिए लॉन्च किया गया है। उसका टाइम पीरियड है 2025 से 2034 तक। ठीक है, यूएन डिकेड ऑफ एक्शन। नेक्स्ट डे पे आते हैं, तो इंटरनेशनल डे ऑफ होप ऑब्जर्व किया जाता है 12 जुलाई 2025 को, और इस बार की थीम है फॉस्टरिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू पावर ऑफ होप। और ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ होप है ये भी पहली बार मनाया जा रहा है। इस बार जुलाई में बहुत ज़्यादा जो ऐसे डेज हैं जिनको पहली बार ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब इसका भी देख लेते हैं, इसके लिए किसने इनिशिएट किया था रेजोल्यूशन। तो ये इनिशिएट किया गया था रेजोल्यूशन किरबाती द्वारा, याद रखें किरबाती एक पैसिफिक ओशन में कंट्री है, बहुत छोटी सी। तो उन्होंने इनिशिएट किया था कि 12 जुलाई 2025 को ऑब्जर्व किया जाए एज इंटरनेशनल डे ऑफ होप। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ होप जो है ये ऑब्जर्व किया जाए, ऐसा कहना था। एज अ रेजोल्यूशन इनिशिएट किया गया था किरबाती द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। और इस बार की थीम है फॉस्टरिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू द पावर ऑफ होप। नेक्स्ट आते हैं 15 जुलाई 2025 की तरफ। तो यहाँ पे वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 15 जुलाई 2025 को, और इस बार की थीम है यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स। कैसे याद रखेंगे, यूथ को स्किल्स क्या करेंगी, एम्पावर करेंगी। ठीक है, एम्पावर करेंगे, तो ये आप याद रखिएगा यूथ एम्पावरमेंट। अब कौन सी स्किल्स एम्पावरमेंट करेंगी यूथ का, तो जो भी एआई रिलेटेड स्किल्स होंगी और जो भी डिजिटल स्किल्स होंगी तो वो एम्पावर करेंगी यूथ को। तो यूथ स्किल्स कैसे याद रखेंगे, यूथ को एम्पावर करना है स्किल से, कौन से स्किल से, तो एआई एंड डिजिटल स्किल से। तो ये हो जाती है थीम, यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स। ठीक है, अब बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कितनी स्कीम्स चलाई गई हैं इंडिया में। तो सबसे पहले 2015 में चलाई गई थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, जहाँ पे इंडस्ट्री अलाइंड शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाती है और रिकॉग्नाइज किया जाता है प्रायर लर्निंग को, ताकि बेटर एम्प्लॉयबिलिटी चांसेस हो सके यूथ के। फिर आती है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, जिसको लॉन्च किया गया था 2016 में। फिर जन शिक्षण संस्थान स्कीम थी, जिसको लॉन्च किया गया था 1967 में। फिर रीनेम किया गया था रीनेम किया गया था जन शिक्षण संस्थान। पहले ये श्रमिक विद्यापीठ के नाम से जाना जाता था, फिर 2000 में जन शिक्षण संस्थान के नाम से जाने लगा। और इसमें क्या होता है, इसमें जो भी लोग हैं 15 से 45 वर्ष के उम्र के बीच में, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो जन शिक्षण संस्थान में 15 से 45 तक की एज के लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना लॉन्च की गई थी 2014 में, और इसमें जो भी रूरल यूथ हैं जिनकी उम्र 15 से 35 के बीच में है, उनको स्किल ट्रेनिंग और प्लेसमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो जन शिक्षण संस्थान में 15 से 45 और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना में जो भी लोग हैं 15 से 35 वर्ष की उम्र के बीच में, उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। फिर आती है 2024-2025 में लॉन्च किया गया था एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसमें एक एम रखा गया था कि 3.5 करोड़ जॉब्स को जनरेट किया जाए विद इन 2 years बाय इंसेंटिवाइजिंग फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। ठीक है, तो ये एक स्किल से रिलेटेड थीम स्कीम आई थी, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। 16 जुलाई 2025 को देखें तो 16 जुलाई को 2 दिवस मनाए जाते हैं, एआई अप्रिसिएशन डे और वर्ल्ड स्नेक डे। एआई अप्रिसिएशन डे की जो थीम रही है इस बार की, वो है एआई फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन। एआई फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन इस बार की थीम है। एआई से संबंधित अगर स्कीम की बात करें तो इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया गया था पिछले साल मार्च 2024 में। ठीक है, मार्च 2024 में लॉन्च किया गया था इंडिया एआई मिशन। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थ्रू
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन इन कोलैबोरेशन विद नैसकॉम। तो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन प्लस नैसकॉम की कोलैबोरेशन से इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया गया था और इसमें 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था और इसका जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो है 5 ईयर्स का। 2024 से 2029 तक इसको चलाया जाएगा इंडिया एआई मिशन को, जिसमें एआई कंप्यूटिंग सिस्टम्स को डेवलप किया जाएगा और एक नेशनल एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाएगा जिसका नाम होगा एआई कोश, ठीक है, और सपोर्ट करेगा एआई स्टार्टअप, जो भी एआई स्टार्टअप्स होंगे उनको, और इनोवेशन सेंटर्स को। तो ये बात हो गई इंडिया एआई मिशन की, ठीक है। ये किस लिए हमने आपको बताया, क्योंकि एआई अप्रिसिएशन डे ऑब्जर्व किया जाता है 16 जुलाई 2025 को, जिसकी थीम थी एआई फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन। फिर आते हैं वर्ल्ड स्नेक डे पे। तो स्नेक डे की थीम है रिस्पेक्ट डोंट फियर प्रोटेक्टिंग नेचर साइलेंट गार्डियंस, ठीक है। रिस्पेक्ट डोंट फियर मतलब स्नेक को देख के बहुत डर लगता है ना, तो उनकी रिस्पेक्ट करें, उनसे डरे नहीं, प्रोटेक्ट करें नेचर के साइलेंट गार्डियंस को। तो ये आपको याद रखना है, रिस्पेक्ट डोंट फियर, ठीक है। तो बस ये याद रखिएगा, डोंट फियर, स्नेक को देख के डोंट फियर, ये थीम होगी इस बार की 16 जुलाई 2025 की, जिस दिन वर्ल्ड स्नेक डे को ऑब्जर्व किया गया है। आते हैं 17 जुलाई की तरफ। तो 17 जुलाई 2025 को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस किस लिए ऑब्जर्व किया जाता है, रोम स्टैच्यू को ऑब्जर्व किया गया था, अडॉप्ट किया गया था 1998 में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जिसके अंतर्गत बनाया गया था, उसको ऑनर करने के लिए वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस को मनाया जाता है, ठीक है। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड की बात हुई है तो कुछ चर्चा कर लेते हैं। ये रोम स्टैट्यूट के अंदर बना था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। इस समय जनवरी 2025 तक टोटल 125 स्टेट्स जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का पार्ट है, पर इंडिया इसमें पार्ट नहीं है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है इंटरनेशल क्रिमिनल कोड का। लेटेस्ट मेंबर जो ज्वाइन किया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को, वो है यूक्रेन, जो कि 125वां स्टेट बना था, 125th स्टेट बनी थी, हु इज पार्टी टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। कब किया था, जनवरी 1 2025 में यूक्रेन ने ज्वाइन किया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को, ठीक है। अदर कंट्रीज कुछ ने साइन किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है। प्रेसिडेंट है इस समय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के, जापान के जज है जज टोमोको अकाने, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के जज हैं। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का जो हेडक्वार्टर्स है वो द हेग नीदरलैंड्स में है, ठीक है। तो ये बात हो गई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड की, जिसको ऑनर करने के लिए, जिसके फाउंडेशन को ऑनर करने के लिए वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है 17 जुलाई 2025 को। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने नहीं रेटिफाई किया है रोम स्टैट्यूट को, मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का मेंबर नहीं है इंडिया, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, इंडिया जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का मेंबर नहीं है। 18 जुलाई 2025 को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे और इस बार की थीम है इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पावर्टी एंड इनिक्विटी। यह हमारे हाथों में है कि पावर्टी और इनिक्विटी से लड़ा जाए, इसको चैलेंज किया जाए। तो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे की थीम है इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पावर्टी एंड इनिक्विटी। नेल्सन मंडेला साहब की बात करें तो इनको 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 1993 में ये जॉइंट रेसिपिएंट थे नोबेल पीस प्राइज के। के साथ साथ फ्रेडरिक विलियम डे क्लर्क को भी नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड जो एक प्रैक्टिस थी, सेग्रीगेशन की प्रैक्टिस थी अपार्थाइड में, साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड जिसको बोला जाता था, उसको एफर्ट्स लगा के इसको एंड किया गया था। तो 1993 में इनको और फ्रेडरिक विलियम डी क्लर्क को मिलकर नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेल्सन मंडेला से रिलेटेड बुक की बात करें जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला जी की, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। फिर 18 जुलाई को तमिलनाडु डे भी मनाया जाता है, 18 जुलाई को, और इस बार की थीम है तमिलनाडु आइडेंटिटी प्राइड एंड प्रोग्रेस, ठीक है। तो हल्का सा याद रखिएगा, तमिलनाडु 18 जुलाई 2025 को मनाया जाता है। फिर आते हैं 20 जुलाई पे, जहां पे 2 दिवस मनाए गए हैं। सबसे पहले होता है इंटरनेशनल चेस डे और इस बार की थीम है एवरी मूव काउंट्स। तो चेस में क्या होता है, चेस में मूव होती है, एक के बाद एक मूव होती है, चेकमेट होता है, ये सारी मूव्स होती है ना। तो यहाँ पे ये याद रखना है आपको, ये थीम है एवरी मूव काउंट्स। चेस में क्या होता है, चेस में मूव होती है, तो आप ऐसे याद रखेंगे एवरी मूव काउंट्स। फिर आते हैं 20 जुलाई 2025 को मनाया जाता है इंटरनेशनल मून डे, ठीक है, इंटरनेशनल मून डे, और इस बार की थीम क्या है, वन मून वन विजन वन फ्यूचर, ठीक है। वन मून वन विजन वन फ्यूचर, वन मून वन विजन वन फ्यूचर। और इस बार जो मेन इवेंट होस्ट किया गया था इंटरनेशनल मून डे पे, वो होस्ट किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ दुबई यूएई द्वारा, ठीक है। यूएई द्वारा इंटरनेशनल मून डे को इस बार ऑब्जर्व किया गया था, मेन इवेंट यहाँ पे होस्ट किया गया था।
फिर आते हैं 22 जुलाई पे। तो 22 जुलाई पे 3 दिन मनाए जाते हैं। सबसे पहले मनाया जाता है पाई अप्रॉक्सीमेशन डे, जो पाई होती है 22/7, पाई अप्रॉक्सीमेशन डे मनाया जाता है। तो इस बार की कोई थीम नहीं है, ये बस इंपॉर्टेंस इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है ताकि इसकी इंपॉर्टेंस देखी जा सके मैथ्स में, नेचर में, आर्किटेक्चर में और एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है। तो पाई अप्रॉक्सीमेशन डे 22 जुलाई को मनाया जाता है। फिर आते हैं वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे पे, जिसको ऑब्जर्व किया जाता है 22 जुलाई को, और इस बार की थीम है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस, ठीक है। ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस इस बार की थीम है ब्रेन हेल्थ डे की, क्योंकि ब्रेन हेल्थ सबकी अच्छी होनी चाहिए, हर वर्ग के व्यक्ति की अच्छी होनी चाहिए ब्रेन हेल्थ, इसलिए ये इस बार की थीम है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस। फिर आते हैं नेशनल फ्लैग डे पे, जिसको ऑब्जर्व किया जाता है 22 जुलाई को। इस बार की थीम है वन नेशन वन फ्लैग, यूनाइटेड इन सैक्रिफाइस, कमिटेड टू पीस, ठीक है। वन नेशन वन फ्लैग इस बार की थीम है नेशनल फ्लैग डे की। आपको पता है सबसे पहली बार इंडियन नेशनल फ्लैग किसने डिजाइन किया था? तो पहली बार इंडियन नेशनल फ्लैग, जो आज का नेशनल फ्लैग है, वो रफली डिजाइन किया गया था पिंगली वेंकैया जी द्वारा, जो कि फ्रीडम फाइटर थे आंध्र प्रदेश से। इन्होंने ये डिजाइन किया था 1921 में, जिसको तब स्वराज फ्लैग कहा जाता था, ठीक है। तो स्वराज फ्लैग से ही इंस्पायर्ड है हमारा आज का प्रेजेंट डे का इंडियन नेशनल फ्लैग। और स्वराज फ्लैग को किसने बनाया था? तो इसको प्रेजेंट किया गया था पिंगली वेंकैया जी द्वारा, जो कि आंध्र प्रदेश से फ्रीडम फाइटर थे। 1921 में इन्होंने स्वराज फ्लैग प्रेजेंट किया था, ठीक है। तो ये कुछ बात हो गई नेशनल फ्लैग डे की। अब आते हैं 23 जुलाई 2025 पे। तो इस दिन मनाया जाता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, और इसमें कोई थीम नहीं है, ये हमारे लिए राहत की बात है ना। फिर आते हैं 24 जुलाई 2025 पे, जहां पे इनकम टैक्स डे मनाया जाता है, ठीक है। इनकम टैक्स डे की थीम क्या है? रिस्पॉन्सिबल टैक्सेशन, रेजिलियंट नेशन, ठीक है। तो जो टैक्सेशन होना चाहिए वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल का क्या मतलब है? मतलब जितना जरूरी है उतना ही टैक्स लेना चाहिए, अननेसेसरी टैक्स टेररिज्म नहीं क्रिएट करना चाहिए कंट्री में, ठीक है। वैसे भी कंट्री में आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, इतनी बड़ी कंट्री है, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी विविध विचारधाराएं हैं, विविधता इतनी है, इसीलिए जो भी चीज़ें हो सरकार की तरफ से बहुत ही जिम्मेदारी वाली, अकाउंटेबल वाली और रिस्पॉन्सिबल वाली हो, ठीक है। तो इसके लिए ये थीम रखी गई है रिस्पॉन्सिबल टैक्सेशन, रेजिलियंट नेशन। इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था सर जेम्स विल्सन द्वारा 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा, जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे ब्रिटिश इंडिया काउंसिल के, ठीक है। और इन्होंने क्यों लाया था? क्योंकि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857 में, जिसकी वजह से ब्रिटिश का काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच हो गई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने आईटी सिस्टम को डेवलप किया था इंडिया के लिए, इंडिया कंटेक्चुअल के लिए 1860 में। और ये प्रेजेंट किया गया था सर जेम्स विल्सन द्वारा, जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे ब्रिटिश इंडिया काउंसिल के, ठीक है। तो ये बात हो गई इनकम टैक्स डे की। फिर आते हैं 25 जुलाई पे। तो इस दिन चार चीज़ें मनाई जाती हैं। सबसे पहले है वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, और इस बार की थीम है योर स्टोरी कैन सेव अ लाइफ, ठीक है। तो आप अपनी स्टोरी बता के किसी की जान बचा सकते हैं, ये थीम रही है। तो ड्राउनिंग, जैसे जो भी ड्राउनिंग होने से बचा है, डूबने से बचे हैं, वो अपनी स्टोरी बता के लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं कि कैसे अगर ऐसे वक्त में, मुसीबत के वक्त में कैसे बचाया जा सकता है अपने आप को। तो ये इस बार की थीम है वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, और इस बार की थीम है योर स्टोरी कैन सेव अ लाइफ। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड आईवीएफ डे पे। तो ये भी 25 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार की थीम है साइंस ऑफ लाइफ, एथिक्स, इनोवेशन एंड होप, ठीक है। तो आईवीएफ का क्या है थीम? साइंस ऑफ लाइफ, क्योंकि आईवीएफ जो है ये मतलब इन विट्रो फर्टिलेशन की मदद से जो है बेबी बॉर्न होते हैं इसमें, तो इसीलिए साइंस ऑफ लाइफ इसको कहा गया है, ठीक है। इसीलिए साइंस ऑफ लाइफ कहा गया है, और ये कमोमोरेट करता है लुई ब्राउन की बर्थ को, जिन्होंने पहली बार आईवीएफ बेबी को कंसीव किया था थ्रू आईवीएफ टेक्नोलॉजी इन 1978, ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में पहले आईवीएफ बेबी का नाम है कनुप्रिया अग्रवाल, जिनको दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है, और इनका जो जन्म हुआ था, इनका 3 अक्टूबर 1978 को इनका जन्म हुआ था कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, और इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है इंडिया का पहला आईवीएफ बेबी और दुनिया का सेकेंड आईवीएफ बेबी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है आईवीएफ डे के बारे में, जिसकी थीम है साइंस ऑफ लाइफ, एथिक्स, इनोवेशन एंड होप, इस बार की थीम है। फिर आते हैं पहली बार मनाए गए इंटरनेशनल डे फॉर जुडिशियल वेलबींग पे। तो ये मनाया गया है 25 जुलाई 2025 को पहली बार, और इस बार की थीम है जुडिशियल वेलबींग, अ कॉर्नर स्टोन ऑफ जस्टिस। अब पहली बार ये मनाया गया है तो इसके लिए कोई रेजोल्यूशन पास किया होगा, तो ये रेजोल्यूशन पास किया गया है नायरू कंट्री द्वारा, ठीक है। ये कमोमोरेट करता है एडॉप्शन ऑफ नायरू डिक्लेरेशन ऑन जुडिशियल वेलबींग एट रीजनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस इन नायरू ऑन जुलाई 25, 2024।
तो ये जो रेजोल्यूशन है ये इनिशिएट किया गया था, जो भी एजेंट जो भी जस्टिस थे जो जस्टिस रंगजीवा विमल सेना, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ट ऑफ अपील ऑफ नायरू थे, और फर्स्ट सेक्रेटरी मिस्टर जोस एंड जेकब इन कोऑर्डिनेशन विद यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है, तो खैर इतना नहीं याद रखना है, बस आपको याद रखना है नायरू ने इनिशिएट किया था। नायरू भी एक पैसिफिक ओशन की कंट्री है। नायरू ने इनिशिएट किया था टू कमोमोरेट या टू ऑब्जर्व फर्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर जुडिशियल वेल बीइंग, और इस बार की थीम है जुडिशियल वेल बीइंग अ कॉर्नर स्टोन ऑफ जस्टिस। ठीक है, फिर आते हैं 25 जुलाई में जो लास्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, और इस बार की थीम है राइजिंग टुगेदर वुमेन एंड गर्ल्स ऑफ अफ्रीकन डिसेंट लीडिंग विद स्ट्रेंथ। ठीक है, तो याद रखना है राइजिंग टुगेदर एंड लीडिंग विद स्ट्रेंथ, ये इस बार की थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स ऑफ अफ्रीकन डिसेंट की। 26 जुलाई की बात करें तो इस दिन भी 2 दिवस मनाए जाते हैं। पहला है कारगिल विजय दिवस। इस बार हम लोग 26वीं वर्षगांठ मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस की, तो आपको याद रखना है कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को हर वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार 26वीं ही एनिवर्सरी भी ऑब्जर्व की जा रही है। फिर 26 जुलाई 2025 को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। मैंग्रोव क्या है? एक तरीके के वेटलैंड है, तो इसकी थीम जो है वेटलैंड से रिलेटेड है। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर फ्यूचर इस बार की थीम है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर फ्यूचर। वेटलैंड से संबंधित भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई थी 2023 में जिसका नाम है मिस्टी स्कीम, और इसका फुल फॉर्म था मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तो ये पूरी मिस्टी स्कीम का फुल फॉर्म था। इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2023 में, ताकि इंडिया के मैनग्रोव कवर को एक्सपैंड किया जा सके, बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो रिस्टोर करना था इसका ऑब्जेक्टिव, कितना? 540 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मैंग्रोव हैबिटेट्स, और इसकी टाइमलाइन थी 5 वर्षों की, 2023 से 2028 तक चलाई गई है मिस्टी स्कीम। आते हैं 27 जुलाई 2025 में, तो हर वर्ष सीआरपीएफ फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है 27 जुलाई को हर वर्ष, और इस बार 87 फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया जा रहा है सीआरपीएफ का, जिसका मोटो होता है सर्विस एंड लॉयल्टी। सीआरपीएफ को फॉर्म किया गया था मध्य प्रदेश में एज क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। कब फॉर्म किया गया था? 27 जुलाई 1939 को एज क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ठीक है, मध्य प्रदेश में फॉर्म किया गया था सीआरपीएफ को, जिसकी 27वीं फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया जा रहा है 27 जुलाई को। फिर आते हैं 28 जुलाई पे, तो 28 जुलाई को 2 दिन मनाए जाते हैं। पहला होता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, सेकंड होता है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। तो हेपेटाइटिस डे की इस बार की थीम है लेट्स ब्रेक इट डाउन। ठीक है, हेपेटाइटिस डे की थीम है लेट्स ब्रेक इट डाउन, और वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे की थीम क्या है? कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो नेचर कंजर्वेशन की थीम क्या है? कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स। नेचर को कंजर्व कब किया जाएगा? जब प्लांट और पीपल आपस में अच्छे से कनेक्ट होंगे, यूनियन होगी। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं नेचर कंजर्वेशन कैसे होगा? जब पीपल और प्लांट्स आपस में कनेक्ट होंगे। तो कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स जो है इस बार की थीम है। आगे है एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेचर कंजर्वेशन से रिलेटेड एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका नाम है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट या लाइफ। इसको लॉन्च किया गया था नवंबर 1 2021 को 26 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में। मतलब 26वीं कॉन्फ्रेंस हुई थी क्लाइमेट चेंज की ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में, तब ये लॉन्च किया गया था लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये नेचर कंजर्वेशन के लिए एक पर्टिकुलर स्कीम थी इंडिया की तरफ से। फिर आते हैं 29 जुलाई पे, तो इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व किया जाता है 29 जुलाई को, और इस बार की थीम है सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज एट हार्ट। ठीक है, सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनस पीपल। ठीक है, इंडिजिनस पीपल के साथ जो टाइगर्स का फ्यूचर है, ताकि जो मैन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट होती है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होती है, उनको रोका जा सके, इंडिजिनस पीपल की मदद ली जा सके, और टाइगर्स के फ्यूचर को सिक्योर किया जा सके, लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया जा सके टाइगर के कंजर्वेशन में। तो ये थीम है इस बार की, सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज एट हार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 30 जुलाई 2025 के बारे में बात करते हैं। तो इस दिन इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है विच प्रमोट्स पीस, सॉलिडारिटी एंड क्रॉस कल्चरल बॉन्ड्स।
और 30 जुलाई 2025 को ही मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस, और इस बार की थीम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। याद रखिएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और इस एक्सप्लॉयटेशन को एंड करना है, यही थीम है, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड द एक्सप्लॉयटेशन, ये इस बार की थीम थी वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस की। फिर आते हैं 31 जुलाई पे, लास्ट डे ऑफ जुलाई। तो इस दिन वर्ल्ड रेंजर डे ऑब्जर्व किया जाता है और इस वर्ष की थीम है रेंजर्स पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन, ठीक है। रेंजर्स पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन इस बार की थीम थी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद नहीं आया तो बताइए क्यों पसंद नहीं आया है, और पसंद आया है तो एक आप लाइक कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे। नहीं करना है तो बिल्कुल मत कीजिए, और ये वीडियो पूरा कंप्लीटली लेकिन देखिए।